हाय दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल रीजनिंग। एक फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया कि लॉजिकल रीजनिंग पे भी वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा कि उन्हें लॉजिकल रीजनिंग पे भी वीडियो बनाया जाए। आप लोग का जो भी सजेशन होगा वो हम ज़रूर, अगर पॉसिबल है तो उसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा जो बिल्कुल वर्क है वो आप ही लोग के लिए है। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग पे वीडियो बनाऊं, ठीक है? तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है, ठीक है? अगर हम लोग रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को डिवाइड करते हैं तो ये रीजनिंग को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, और रीजनिंग क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, ठीक है? ये सब चीज़ों को हम लोग पहले तो वन बाय वन समझते जाएं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि लॉजिकल रीजनिंग को कैसे समझना होगा, ठीक है ना? तो अब पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो पहले हम लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है? आप लोग जरूर पसंद करेंगे, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो ये देखते हैं कि रीजनिंग कितने टाइप की होती है। रीजनिंग ओके, रीजनिंग को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में? 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक रीजनिंग होती है वर्बल, एक क्या होती है? वर्बल, और एक होती है नॉन वर्बल। क्या होती है? नॉन वर्बल, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। अब वर्बल को हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप में? 3 टाइप में। पहला टाइप जो है वो है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। क्या है? जनरल मेंटल एबिलिटी, और दूसरा जो है आपका पार्ट में, दूसरा होगा लॉजिकल रीजनिंग। क्या है? लॉजिकल रीजनिंग। और तीसरा जो पार्ट आपको पढ़ना है, तीसरा पार्ट जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग है। क्या है? एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग मीन्स होता है तर्क शक्ति। क्या होता है? तर्क शक्ति हम लोग रीजनिंग को कहते हैं। यानी कि हम लोग कोई भी तर्क या वितर्क लगाएंगे, ठीक है, तर्कों के माध्यम से, यानी जो है कि रीजनिंग उसको हम लोग कहेंगे। तर्क जो होता है वो रीजनिंग कहलाता है। तो अब लॉजिकल लगाएंगे। ज़्यादा हम देर ना करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि वर्बल के 3 पार्ट्स होते हैं। वर्बल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग, और एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग। तो हमें इसको भी नहीं पढ़ना है और हमें इसको भी नहीं पढ़ना है अभी के लिए। अभी हम लोगों को केवल और केवल फोकस करना है किस पे? लॉजिकल रीजनिंग पे। किस पे करना है? लॉजिकल रीजनिंग पे। रीजनिंग 2 टाइप की होती है। एक रीजनिंग होती है वर्बल, और दूसरी रीजनिंग क्या होती है? नॉन वर्बल होती है। क्या होती है? नॉन वर्बल होती है। पहली रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग में पहला टाइप होता है वर्बल, और दूसरा टाइप क्या होता है? नॉन वर्बल। वर्बल के 3 टाइप होते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, सेकेंड होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और थर्ड होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। आपको ये वर्गीकरण, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। ये हम अपने से बंटवारा करके बता रहे हैं। अब इसके कितने पार्ट्स हम लोगों को पढ़ना है वो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? इसके भी जो है कि 6-7 चैप्टर्स हैं जो हमने उसको क्लासिफाइड किया है, उसको हम लोगों को पढ़ना है। अगर अब इतना हो गया होगा तो अब हम जो है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट्स पढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं।
अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग के क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट्स होगा, ठीक, पहला जो पार्ट आप लोग का होगा लॉजिकल रीजनिंग का, 1 मिनट, पहला जो पार्ट है वो सिलोजिज्म्स है। ठीक है, सिलोजिज्म्स है, सिलोजिज्म्स। और जो दूसरा पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। जो तीसरा पार्ट्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। चौथा पार्ट जो है वो है कॉज एंड इफेक्ट हो गया। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। और पांचवा पार्ट जो है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। क्या है? स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। और छठवां जो पार्ट है इसका वो है स्टेटमेंट एंड अजप्शन। क्या है? स्टेटमेंट एंड अजप्शन। ठीक है, सातवां पार्ट इसका है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आठवां पार्ट इसका है, आठवां पार्ट शायद ना दिखे आप लोगों को बोर्ड पे। ये 7 पार्ट्स अभी है, फिर और भी पार्ट्स हैं 8 और 9। ठीक है, पहले इतना आप अभी देख लो। सिलोजिज्म है। क्या है? सिलोजिज्म। पहला पार्ट जो आपका है वो सिलोजिज्म है। दूसरा जो पार्ट है वो है वेन डायग्राम। तीसरा जो पार्ट है कॉज एंड इफेक्ट। चौथा जो पार्ट है कॉज ऑफ एक्शन है। ठीक है, कार्रवाई करके ये कार्रवाई होता है, स्टेटमेंट जो कथन कार्रवाई करके। और पांचवा जो है स्टेट एंड आर्गुमेंट करके है। और छठवां जो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस है, पूर्व धारणा जिसको बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, तर्क निष्कर्ष करके निकालना है। अजम्पशन जो है पूर्ण धारणा करके होता है। आर्गुमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉज ऑफ एक्शन है, कार्रवाई, कॉज ऑफ इफेक्ट है, और वेन डायग्राम है, और सिलोजिज्म है। ये अभी तो जो है 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे भी हम लोग अगर इसको आप लोग नोट डाउन कर लो तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का जो पार्ट है 8वां नंबर है। 8वां नंबर का जो है वो है सिचुएशंस रिएक्शंस टेस्ट। क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और 9th नंबर जो है वो आपका है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ of the statement
स्टेटमेंट। ओके, ये आपके जो है 9 पार्ट्स हुए, ठीक है। ओके, ये 9 टाइप्स से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें और भी टॉपिक्स में आप रख सकते हो, लेकिन अब इतना जो है मुख्य रूप से पढ़ेंगे। अगर जो बीच में आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो लॉजिकल रीजनिंग में ये सब पार्ट्स को आप लोग ध्यान देना। तो 8वां नंबर है सिचुएशन रिएक्शन एंड टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और 9वां नंबर जो आपका है वो वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। अगर मेरा जो क्लासिफिकेशन है इसको बनाने में बहुत सारा टाइम और बहुत ही हार्डवर्क लगता है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कहिएगा कि नहीं सर थैंक्स, आपने क्लासिफिकेशन अच्छा किया है। तो ये जो है कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं क्या हूँ, सक्सेस हूँ, ठीक है, इसको क्लासिफाइड करने में, ठीक है ना। अब हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है, इसमें से एक चैप्टर्स को यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या स्टेटमेंट एंड एक्शन रिएक्शन करके है, जो एक्शन करके है, ठीक है, उस टॉपिक्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चेक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। ओके ओके, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ओके ओके, कॉज ऑफ एक्शन करके है, कॉज ऑफ एक्शन करके है। ठीक है, कथन एवं कार्यवाही, क्या है, कथन एवं कार्यवाही करके है, ठीक है, कथन एवं कार्यवाही। ये जो आप लोग भी ये जो था पार्ट्स, इस वाले पार्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। कथन एवं कार्यवाही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही पढ़ेंगे, कथन एवं निष्कर्ष पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कथन एवं निष्कर्ष के बाद हम लोग पढ़ेंगे कथन एवं तर्क और कथन एवं पूर्वधारणा। जितना स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं इस सेशन में क्लियर करने वाले हैं। इसके ही जो है कि ज़्यादा ही वीडियो बनेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला अभी जो ये वीडियो चल रहा है ये, और इसके साथ साथ कथन एवं कार्यवाही आज के इस सेशन में फिनिश किया जाएगा। उसके बाद जो अगली वीडियो बनेगी वो कथन एवं निष्कर्ष की बनेगी, और जो उसके बाद अगली वीडियो बनेगी कथन एवं तर्क और कथन एवं पूर्वधारणा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 4 वीडियो इस वाले चैप्टर से लेकर के कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं तर्क जिसको स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट कहते हैं, एंड कथन एवं पूर्वधारणा जिसको स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस कहते हैं, ठीक है। तो इतने वीडियो जो है 4 वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, 4 वीडियो के पार्ट्स में इसको, ठीक है ना। तो आज हम लोग का जो है वो कथन एवं कार्यवाही है, कथन एवं कार्यवाही है। आप लोगों को नंबर वाइज जो था वो लिखवा दिया गया है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग जो है क्या है मुझे जो सुटेबल लगेगा उस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही, ओके, कथन एवं कार्यवाही। ये आप लोगों का चैप्टर 1 यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग चैप्टर 1 करके आप पढ़ सकते हैं, ओके, चैप्टर 1 करके। अब देखिए ये कथन एवं तर्क, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं जो एजप्शन करके स्टेटमेंट एंड एजप्शंस और स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, स्टेटमेंट और जो है कि ये स्टेटमेंट एंड एक्शन ऑफ कॉज करके हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सब बैंक, रेलवे और एसएससी, ठीक है, लगभग ऑल वनडे एग्जाम्स में इसको रख दिया गया है, ठीक है। पहले इसको लिमिटेड था ऑल सिविल सर्विसेज, जैसे कि यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है जैसे सीडीएस, एनडीए, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में इसको क्या किया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब के जो भी एग्जाम्स किए जाते हैं इन सब में इसको क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। इसलिए ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग का सबसे अगर अधिक
जो है कि इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर, ये सब जो चैप्टर हम बताए हैं 4 चैप्टर, और इसके बाद एक सिलोजिज्म्स है, वेन डायग्राम है। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आने वाला है, सीसैट तक में भी ये आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कथन एवं कार्यवाही, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये आपका क्या है, चैप्टर का नाम है। क्या है, चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसी चैप्टर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में इसी चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कथन एवं कार्यवाही, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसमें हम लोग क्या इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, वो जरा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या होता है, इसमें जो परीक्षार्थियों की प्रशासनिक क्षमता, जैसे जो भी बच्चे सिविल सर्वेंट में जाएंगे, ठीक है, या फिर जो उपनिरीक्षक और निरीक्षक के पद पे जाएंगे, उन सभी लोगों को निर्णय लेने की क्षमता की जांच किया जाता है कि वो जो है निर्णय कैसे ले सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर्स के द्वारा यही समझाया जाता है कि निर्णय कैसे लिया जाता है। इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न में समस्या के रूप में एक कथन दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा, एक कथन दिया जाता है, ठीक है, तथा इसके नीचे 2 या 3 कार्यवाहियां दी जाती है, यानी कि आप क्या क्या कार्यवाही, यानी कि क्या क्या एक्शन, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो उस चीज के लिए, ठीक है। तो कार्यवाहियां दी जाती है। परीक्षार्थियों को दी गई समस्या के समाधान के लिए कौन सी कार्यवाही तर्क संगत है, यह जांच करना होता है। और जो भी परीक्षार्थी हैं उनको तर्क संगत कार्यवाही को क्या करना होता है, चुनना होता है कि ये कार्यवाही क्या है, ये उचित है, ये अनुचित है, ठीक है। और उनमें से जो बेस्ट है उसको, कभी कभी जैसे आप सिविल के एग्जाम्स में बैठते हो, जैसे कि IAS और PCS जो UPSC कंडक्ट करा रही एग्जाम, उसमें क्या होता है कि जो कथन है या वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मजबूत है, फर्स्ट और सेकेंड मजबूत है, सेकेंड और थर्ड मजबूत है, तो दो पे आता है। तो उस तरीके के भी क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें समस्या 2 प्रकार की समस्या हो सकती है, एक जटिल समस्या और एक साधारण समस्या, ठीक है। तो एक जटिल समस्या होती है, क्या होती है, एक जटिल समस्या होती है, ठीक है। और दूसरी कैसी हो सकती है, साधारण समस्या। क्या हो सकती है, साधारण समस्या हो सकती है, ठीक है। एक जटिल समस्या होती है और एक कैसी होती है, साधारण। और अपने अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, चूज करके पिक किया जाता है कि आपको कौन सी समस्या पे कैसा निर्णय लेना है। क्योंकि आप नॉर्मल एग्जाम्स के लिए जा नहीं रहे हो, आप किसके लिए जा रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो, बैंकिंग के लिए जा रहे हो, पीओ बैंकिंग, पीओ क्लर्क में जो भी है उसके लिए जा रहे हो। रेलवे में इसको काफ़ी ज़्यादा आजकल के चलन में पूछ रहा है, ठीक है। तो रेलवे से भी अछूता नहीं रह गया ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप देख करके काफ़ी जो है कि सीख सकते हैं। इसमें हम क्या पॉइंट ऑफ द रिमेंबर, ठीक है, पॉइंट टू द रिमेंबर, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब क्या याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये तो हम लोगों को आकर के फालतू का लेक्चर दे रहे हैं, नहीं, ये हमें भी लग रहा है कि वीडियो लॉन्ग जा रही है, बट ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर अभी आप लोग क्वेश्चन अब देखिएगा, आगे हम आप लोगों के लिए 6 से 7 8 9 10 क्वेश्चन लाए हुए हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कहीं आप हमें ही गलत ठहरा देंगे कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें पहला बात हम लोगों को क्या जानना है, एक नकारात्मक कार्रवाई को न अपनाएं। एक नकारात्मक कार्यवाही
कार्रवाई को ना अपनाएं। ठीक है, अब इससे क्या समझ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव कार्रवाई आपको नहीं करना। आप चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, लेकिन आपको नेगेटिव कार्रवाई नहीं करनी है। ठीक है ना, आप भले ही बड़े पोस्ट पे हो लेकिन नेगेटिव कार्रवाई नहीं करनी है। दूसरा है दिया गया समाधान व्यवहारिक हो। दिया गया समाधान जो आप समाधान दे रहे हो, दिया गया समाधान कैसा हो, व्यवहारिक हो। ठीक है, जैसे कि क्या है, कोई भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसे क्या होता है कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई बच्चे जाकर के स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल पे बैठते हैं, तो पुलिस उनको जबरदस्ती आकर के उनके ऊपर लाठी बरसाती है, जो है कि बहुत सारे बल का प्रयोग करती है, जिससे बच्चे उग्र हो जाते हैं। और कभी पुलिस चौकी फूंक देते हैं तो पुलिस वालों को हानि, दोनों पक्षों को क्या होती है, हानि होती है। तो आपकी जो कार्रवाई है, ठीक है, जो समाधान दिया जा रहा है वो व्यवहारिक हो, ना कि क्या हो, किसी को जबरदस्ती आप क्या करो, अपनी बात को मनवाओ। तो आपको ऐसी कंडीशन नहीं अपनानी है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या है, ये सब आप तर्क देते वक्त ध्यान देना है आप लोगों को। बहुत तरह के समाधान से बचना चाहिए, जो किसी समस्या का निदान बहुत देर तक करते हैं, ठीक है, अथवा उसका लाभ देर से दिलाते। देखिए बहुत तरह के समाधान, जैसे 1 2 3, इसके ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी, इस तरह के समाधान में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे समाधान को अपनाना चाहिए जो जल्दी आपको क्या करे, रिजल्ट दे दे। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट मत बन जाओ कि आपको जो है कि 10 सालों तक क्या हो जाए, उसको पेंडिंग में ही रख दो, तब तक क्या हो जाए, कोई भी रिजल्ट का वेट करते करते क्या हो जाए, बुढ़ा हो जाए। बेचारा अभी तैयारी करने के लिए 18 साल के लिए आया और 30 से 32 साल हो गया, उसका उम्र चली गई। ठीक है, घर वालों का प्रेशर अलग है। ठीक है, तो ऐसी कोई आपको समाधान नहीं देना है। अगर आप उस पोस्ट तक जाते हैं, भगवान करे कि आप जाइए, अगर आप जाते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए, या जो भी समस्या आपका निदान कर रहे हैं, तो उसका लाभ देर तक के लिए ना हो, जल्दी उसका लाभ मिल जाए, ऐसी कार्रवाई करना चाहिए। अगला हम लोग बात करेंगे, कार्रवाई का समस्या से सीधा संबंध होना चाहिए। जो कार्रवाई आप कर रहे हो वो समस्या से सीधा संपर्क होना चाहिए। ठीक है, उसको कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि कार्रवाई कुछ और कर रहे हो, कार्रवाई कुछ और है, समस्या का समाधान कुछ और कर रहे हो, ऐसी ना हो। आप फिजूल उलूल जुलूल की बातें ना करें। ठीक है, आप सीधे बात करें। प्रस्तावित कार्रवाई स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान करे और किसी और पर लागू न हो, वह किसी अन्य समस्या को उत्पन्न न करे। अब ऐसी कोई जो है कि एक्शन ऑफ वो मत कर दो, कार्रवाई ऐसा मत कर दो, ठीक है, कि आपको क्या कर देना पड़े कि और प्रॉब्लम क्रिएट कर जाओ। क्या कर जाओ, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि प्रॉब्लम क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि प्रॉब्लम क्या करना है, क्रिएट कर रहा है। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रख करके इस चैप्टर के पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब सीधा, हम देर ना करते हुए अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए चुने हैं। देखिए क्या करें, पहले यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया है, ईपीएफओ के एग्जाम में आया है, उसको बताएं। यूजीसी नेट से चुने हैं, उसको बताएं, या फिर निम्न स्तर के क्वेश्चन से आपको लेके चलें। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे समझ से ऐसा लगता है, ठीक है, मेरे समझ से ऐसा लगता है कि पहले छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाए, ना कि बहुत बड़ा लेवल से स्टार्ट किया जाए। मेरे पास हर तरह के क्वेश्चन है, मैं हर चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे चलूँगा, ना कि आप लोगों को सीधा जो है कि बड़े हाई लेवल से सिखाएंगे, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम होगी, आप लोगों की भी प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम पिक किए हैं, ठीक है, क्या है इसका, कथन है, इसको नहीं, पहले यहाँ से थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा। पहला है इसमें ठीक क्वेश्चन है,
ज़रा समय लगेगा क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि पिछले कुछ सप्ताहों में आवश्यक वस्तु की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, अब पिछले कुछ सप्ताहों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। कार्यवाहियां क्या है? कार्यवाहियां में, ठीक है, पहला क्या है? कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। पहला है, ठीक है, कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा कार्रवाई क्या है? दूसरा कार्रवाई है, सरकार को आवश्यक वस्तु पर कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देने चाहिए। कर तुरंत समाप्त कर देने चाहिए। कर तुरंत समाप्त कर देना। तीसरा क्या है, ये सीखते हैं। तीसरा है, सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि सरकार को आम जनता को ठीक है, सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि ठीक है, सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुएं न खरीदें। कुछ दिन के लिए आवश्यक ठीक है वस्तु न खरीदे। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर अब देना है A B C D E। आंसर जाएगा ए में, बी में, सी में और डी में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है केवल वन, कोई अनुकरण नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा दिया है केवल वन। ठीक है, ओनली वन, ओनली फर्स्ट। दूसरा है सी नंबर का है केवल सेकेंड, यानी कि ओनली थर्ड। ठीक है, ओनली सेकेंड करता है। ठीक है, और डी नंबर है ओनली थर्ड। डी नंबर क्या है? डी नंबर जो है
ओनली थर्ड, क्या है ओनली थर्ड। और एक ऑप्शन और हम देना चाहते हैं, एक ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है दोनों। तो आप क्या क्या आंसर होगा, आप एक वन टाइम क्या करो, ठीक है वन टाइम क्या करो गेस करो, ठीक है। पिछले कुछ सप्ताहों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, कार्रवाइयां हैं, कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। और दूसरा जो है, ठीक है दूसरा जो है, सरकार आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देने चाहिए। सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ आवश्यक वस्तुओं को न खरीदे, कुछ आवश्यक वस्तुओं को न खरीदे। आप गेस करिए, तब तक मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए पहला है कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। ये आपको मजबूत लग रहा है, नहीं उतना मजबूत नहीं लग रहा है जितना कि चाहिए। अगर वो विशेष समिति का गठन, क्योंकि जो कर जैसे जो भी आपकी जो महंगाई वगैरह बढ़ती है, आवश्यक वस्तु की जो कीमत या फिर आवश्यक वस्तुओं पे जो कर लगाया जाता है, ठीक है, या फिर जो कीमतें बढ़ती है वो सरकार के द्वारा ही की जाती है। तो सरकार तो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, वो क्या समिति बैठाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, सरकार आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देने चाहिए। सरकार को आवश्यक वस्तु पर, ठीक है, कर तुरंत समाप्त कर देने चाहिए। क्या यह सही है? अब इसको देखते हैं। जैसे क्या हुआ कि अभी रिसेंटली घटना मैं बता रहा हूँ, डीजल पेट्रोल पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, सरकार ने तुरंत कर समाप्त करके उसको 9 रुपया और 7 रुपया कम कर दिया। तो क्या यह मजबूत लग रहा है? थोड़ा लग रहा है, ठीक है। अगला तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या है, सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि आपका किसी जरूरत वस्तु, जैसे आपको दूध है, आपका बच्चा रो रहा है, अब बच्चा तो दूध ही पिएगा, कोई दूसरा चीज तो पी नहीं सकता है। तो क्या वो सरकार के दायरे के अंदर रह करके वो उसको ना पिलाए तो क्या पिलाएगा, ठीक है। तो आप इस चीजों को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। तो हमारे ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो सेकेंड है कि क्या होना चाहिए, तो ओनली 1 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी सही है। क्या है? ऑप्शन सी सही है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं चुना हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल स्तर के क्वेश्चन है, बिल्कुल ही साधारण है। अब इससे थोड़े से हायर लेवल पे चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को जो हमने पिक किया है उसको देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में, ठीक है, राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में, राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या इस छोड़ने वालों छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। छोड़ने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि
वृद्धि हो रही है तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने जा रहे हैं। छोड़ने वालों में, किसमें? छोड़ने वालों में, यानी कि बच्चे बहुत जल्दी से कम होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। बच्चों की संख्या बहुत ही कम वो भी लगातार हो रही है। इसके लिए कार्रवाइयाँ क्या है? देखो आप, कार्रवाइयाँ, ठीक है। कार्रवाइयाँ में फर्स्ट कार्रवाई क्या है? आप समझो। पहला है सरकार को तत्कालीन स्थिति की समीक्षा करने के लिए, ठीक है, और इस प्रवृत्ति को बदलने के उपाय का सुझाव करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। यानी कि सरकार को इस समस्या का निदान करने के लिए, इसका निदान करने के लिए समिति को गठित करनी चाहिए। क्या गठित करनी चाहिए? समिति गठित करनी चाहिए। समिति गठित करनी चाहिए। समिति गठित करनी चाहिए। दूसरा क्या दिया है? दूसरा है सरकार को छात्रों के माता पिता के लिए एक अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जिसमें उनके बच्चों की शिक्षा की जरूरत पर बल देना चाहिए। हाँ भाई सही है। माता पिता के साथ मीटिंग करके शिक्षा को बताना चाहिए कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताना चाहिए। तीसरा क्या है? ठीक है, तीसरा इसमें है, तीसरा कार्रवाई है जहां 50% से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ दें वह सरकार को ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, कैसा? बिल्कुल जो है कि उल्लू वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 50% से कम, जहाँ पे 50% से कम बच्चे हैं स्कूल बंद कर देना चाहिए। स्कूल बंद कर देना चाहिए। स्कूल को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्या रह गई? कार्यवाहियाँ हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलिए ABCD ऑप्शन है, ABCD और E है। ए वाला है जो केवल फर्स्ट है, केवल फर्स्ट करता है। बी वाला कह रहा है केवल सेकेंड, क्या है? केवल सेकेंड। सी वाला कहता है केवल थर्ड, क्या कहता है? केवल थर्ड। ठीक है, सी वाला कहता है केवल थर्ड। डी वाला कहता है पहला और दूसरा। डी वाला कहता है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, और ई वाला कहता है नन ऑफ दीज, क्या कहता है? नन ऑफ दीज। अब बताओ आप कौन सा है? इसका निदान करने के लिए समिति का गठित करनी चाहिए। क्या यह मजबूत लग रहा है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि यह मजबूत पक्ष है सरकार को? हाँ, ये अगर लगातार वृद्धि, उसकी छोड़ने की वृद्धि हो रही है तो इसकी शिक्षा पद्धति पे जैसे क्या होता है, प्लान तैयार होता है कि शिक्षा को कैसे दिया जाए, ताकि सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ, ठीक है, एक प्लान बनानी चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत आ सकता है। यह मजबूत पक्ष लग रहा है। ठीक है, दूसरा है माता पिता के साथ। बिल्कुल, आजकल के जो माता पिता हैं वो बच्चों से काम लेने के लिए उनको घर पे ही रखते हैं। ठीक है, कई हमारे जो भारत देश में ऐसा कई क्षेत्र है जहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव है। लोग 10वीं पास करके उनको विदेश भेज देते हैं कमाने के लिए। उनको मुंबई फैक्ट्रियों में 12 घंटा में 12,000 रुपये काम करवाते हैं। वो शिक्षा को प्रीफर नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हमें उनके माता पिता के साथ डिस्कस करना चाहिए। ये मजबूत पक्ष है। ये क्या है? एक मजबूत पक्ष है। दूसरा है ये एकदम गलत पक्ष है, जहाँ पे 50% से कम है, इसको अगले साल तक का मौका देना चाहिए, ताकि वो हो सकता है कि वो अपनी स्थिति को क्या कर सके, सुधार सके। वहाँ के प्राचार्य को बुला करके, वहाँ के जो प्राचार्य हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल है, उनको बुला करके उनको फटकार लगानी चाहिए कि आप क्या करो, शिक्षा पे बल दो, आप शिक्षा पे पढ़ाने वाले शिक्षकों को सही समय पे बुलाओ। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड किस में मिल रहा है? फर्स्ट और सेकेंड डी में, यानी ये ऑप्शन डी क्या है? सही है। ठीक, ऑप्शन डी क्या है? वो सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी आपके काम की चीज़ें, इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगा। ठीक है ना। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपको जरूर एक क्वेश्चन यूपीएससी का जो है वो बताऊंगा। ये हमारा जो क्वेश्चन होता है वो सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक होता है। ठीक है ना दोस्तों, सामाजिक होता है, राजनैतिक होता है। ठीक है, इसका सामाजिक और राजनैतिक होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस पर दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा भावुकता टाइप का है। चलिए, क्वेश्चन है, सरकार के उन व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपए का हर्जाना देना चाहिए देने का निर्णय किया है जो रेलवे दुर्घटना में मारे गए हैं। यानी कि क्या है क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन है कि सरकार को 1 लाख रुपए देना चाहिए जो कि दुर्घटना में मारे गए हैं। क्या है? दुर्घटना में मारे गए हैं। ठीक है, जो कि दुर्घटना में मारे गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। ठीक है, रेलवे दुर्घटना में। तो इसका हम लोग पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, सरकार के पास हर्जाना के कारण, ये अजप्शन का क्वेश्चन है। क्या है? अजप्शन इसका है। ठीक है, पूर्वानुमान है, अजप्शन का है। ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसको जो है पिछला एग्जाम जो हुआ है अभी रिसेंटली, यूपीएससी ईपीएफओ जो करा रही है पेपर, उसका क्वेश्चन था, तो इसको हमने इसमें ला दिया, मेंशन कर दिया। सरकार के पास हर्जाना के कारण होने वाले तथ्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त राशि है। ठीक है, ये क्या है? सरकार के पास हर्जाना के लिए, पहला है इसका, सरकार के पास ठीक है, हर्जाना की राशि के लिए पर्याप्त धन है, यानी धन या जो भी है। ठीक है, अब धन रहेगा तभी तो सरकार जो है उनको देगी धन, या रेलवे के पास। दूसरा है, विकट भविष्य में रेलवे दुर्घटना की घटनाओं में संभवतः कमी होगी। ये संभवतः कमी के लिए, दुर्घटना में कमी है। ठीक है, ये इस पे है, दुर्घटना में कमी। क्या किसी को पैसा देने से दुर्घटना में कमी होगी? ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यह बिल्कुल ये वाला क्या है कथन, साक्ष्यहीन है, इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है। और पहला जो है बिल्कुल, अगर रेलवे मिनिस्टर या फिर जो भी रेलवे के बड़े अधिकारी अगर ये घोषणा करते हैं तो वो जरूर अपने कोष को ध्यान में रखे होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज इस वीडियो को यहीं पे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, दूसरा वीडियो हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ आएंगे, इसी चैप्टर के, जैसे ये चैप्टर जो है कथन एवं कार्यवाही थी, अगला चैप्टर है कथन एवं तर्क हो सकता है, फिर कथन एवं पूर्वानुमान हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग 4 वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों के काम की है, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।